हेलो एवरीवन, आज का आपका टॉपिक क्या है? महिला सुपरवाइजर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग खंड 2 का चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका है सामान्य संरचना और सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो देखिए इसके पहले फर्स्ट खंड का जो पहला खंड का आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी चैप्टर थे, हमने सारे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप पहले उनकी तैयारी करिए, प्लेलिस्ट ओपन करिए और आपको सारी वीडियो, सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिलती रहेगी और आगे भी आपको सारी वीडियो चैप्टर वाइज हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को हम कंटिन्यू रूप से प्रोवाइड कराती रहें। ठीक है, तो देखिए पहले सिलेबस देखते हैं कि जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, देखिएगा यहाँ पर कि जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, उसमें क्या दिया गया है? शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान। इसमें क्या है आपका 8 मार्क्स का आना है इससे एमसीक्यू के रूप में। ठीक है, तो इसमें पाचन तंत्र, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, किशोर अवस्था विकास और प्राथमिक उपचार, ये सारे टॉपिक दिए गए हैं। इनसे आपका 8 मार्क्स का पूछा जाना है। ठीक है, तो देखिए हम ये एक ही वीडियो में आपके सारे टॉपिक को कवर करवाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी होती है। थ्योरी क्या कि ये सारे टॉपिक को पहले हम समझेंगे कि होते क्या है, इसके बाद इनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो देखिए आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है और पेशेंस बनाते हुए सारी क्वेश्चंस को अटेंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले कि जो आपकी जो थ्योरी है उसे समझते हैं। देखिए आपकी सिलेबस में सबसे पहले दिया गया है कि मानव पाचन तंत्र। तो बताइए मानव पाचन तंत्र क्या होता है? देखिएगा यहाँ पर कि भोजन को तोड़कर ऊर्जा मुक्त कराने में मदद करता है। यहाँ एक लंबी नली होती है जो मुंह से शुरू होकर गुदा तक फैली होती है। इसमें कई अंग होते हैं जैसे कि क्या क्या? मुंह, ग्रसनी, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, अलाशय और गुदा। आप ये इमेज को देख सकते हैं, देख लीजिए आप यहाँ पर कि जो गुदा द्वार होता है, मुंह होता है, ग्रसनी होती है, जीविका होती है, आमाशय होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई गई है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जो जानकारी होती है वो समझिएगा आप लोग कि देखिए यहाँ पर दिए गए हैं कि पाचन तंत्र में भोजन की गति, पाचन हार्मोन और एंजाइम का स्त्राव और पोषक तत्व का अवशोषण होता है। ठीक है, पाचन तंत्र में कई सहायक अंग होते हैं। कौन कौन से बताइए? देखिए एमसीक्यू के रूप में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं पहले थ्योरी की तरफ फोकस कर रही हूँ आपकी सारी वीडियो में कि आपका थ्योरी संपूर्ण रूप से पहले मतलब क्लियर होना चाहिए। जो आपके मन में डाउट रहते हैं आप उन्हें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जो सिलेबस है, सिलेबस में जो पॉइंट दिए गए हैं तो उनको पहले आपको क्लियर करना जरूरी है कि एक्चुअल में होता क्या है। अब जैसे मानव पाचन तंत्र, ठीक है, मानव पाचन तंत्र से आपको एमसीक्यू पूछा जा रहा है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि मानव पाचन तंत्र एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अब देखिए इसके सहायक अंग, सहायक अंग पहले आप थ्योरी में उसे समझिए, उसके बाद एमसीक्यू आप अपने आप सही करेंगे। ठीक, तो देखिए अब आपसे एमसीक्यू के रूप में यहाँ पर क्या पूछ सकता है, ये सेकंड देखिएगा कि पाचन तंत्र में सहायक अंग। तो सहायक अंग कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, लार ग्रंथियां, जीभ। तो ये यहाँ पर 4-5 जो ऑप्शंस दिए गए, तो इसमें से एक ऑप्शन आपको यहाँ पर सही पूछेगा, बाकी के 3 गलत पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद में रखना है, यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस निकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा उसके बाद आप देखिए कि पाचन तंत्र में भोजन को पचाने के लिए रस का उत्पादन होता है। ठीक, पाचन तंत्र में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम और एसिड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? ग्रंथियाँ। ठीक है, सेकंड में है आपका ग्रंथियाँ। तो ग्रंथियाँ क्या होती है? आप लोग भी कमेंट्स में कुछ बताइए, तो आप लोगों की प्रिपरेशन होती रहेगी, आपको समझ में आता रहेगा कि आप लोगों की तैयारी चल कैसी रही है। देखिए शरीर के वे अंग होते हैं जो हार्मोन और प्रोटीन बनाते हैं। कौन? शरीर के वे अंग जो हार्मोन और प्रोटीन बनाते हैं और छोड़ते हैं। ये हार्मोन शरीर और तंत्रिका तंत्र के बीच संवाद करते हैं। अब देखिए ग्रंथियां कितनी प्रकार की होती हैं? तो ये 2 प्रकार की होती है। ये भी आपसे एमसीक्यू के रूप में बिल्कुल पूछा जा सकता है। कौन कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथियां। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं।
ये, ठीक है। तो अब देखिए कि ये दो जो ग्रंथियां होती हैं वो देख लीजिए आप यहाँ पर कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो क्या होती है, समझिए थोड़ा सा इसे। देखिए ये ग्रंथियां नलिका रहित होती है। नलिका रहित मतलब इनमें नलिका नहीं होती है, ठीक है। ये हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ती है। ये ग्रंथियां अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा होती है। ये ग्रंथियां के उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल भी बिल्कुल आपको याद में रखना है क्योंकि एग्जाम्पल तो पूछने की पूरी संभावना होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये देखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। इनके नाम आप थोड़ी याद रखिएगा, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां, तो ये देख लीजिए आप लोग कि ये ग्रंथियां हार्मोन का उत्पादन नहीं करती, ये अपने उत्पाद को नली के जरिए छोड़ती है। वही अभी हमने देखी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, वो नली रहित होती है, ठीक है। ये ग्रंथियां के उदाहरण क्या हो सकते हैं, पसीने की ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, ठीक है। उसके बाद अब आपका आता है कि प्रजनन तंत्र। बताइए प्रजनन तंत्र क्या होता है। तो इसे देखिए थ्योरी के जरिए पहले देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग कि प्रजनन तंत्र किसी जीव की प्रजनन प्रणाली जिसे जननांग प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। क्या नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जननांग प्रणाली के रूप में। अब देखिएगा कि यौन प्रजनन में शामिल सभी शारीरिक अंगों से बनी जैविक प्रणाली है। कई गैर जैविक पदार्थ जैसे कि तरल पदार्थ, हार्मोन और फेरोमोन भी प्रजनन प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण सहायक उपकरण है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मादा प्रजनन तंत्र का है और ये नर प्रजनन तंत्र का है, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कि किशोर अवस्था विकास। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, आपको पैसेंस बनाते हुए चलना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम आपके लिए आगे लेकर आए हैं, ठीक है। तो देखिएगा किशोर अवस्था विकास में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। यहाँ मानव विकास का एक अहम समय होता है। किशोर अवस्था में होने वाली विकास से जुड़ी कुछ खास बातें आप देख सकते हैं कि देखिए इसमें जो शारीरिक विकास होता है, तो किशोर अवस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है। इस दौरान आवाज, शरीर के अंगों का आकार बढ़ता है। तो देखिए किशोर अवस्था क्या होती है, ये ऐसा समय होता है तब संपूर्ण रूप से जो बालक या बालिकाएं होते हैं, बालक या बालिका, उसमें संपूर्ण रूप से जो विकास की प्रक्रिया होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। तो किशोर अवस्था की आयु कितनी होती है, तो ये होती है 10 से 18 वर्ष की आयु को किशोर अवस्था माना जाता है, ठीक है। इस समय जो बालक और बालिकाएं होते हैं उनमें बहुत तरीके के परिवर्तन सामने आते हैं, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि मानसिक विकास इसमें कैसा होता है। तो देखिएगा कि किशोर अवस्था में सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, तर्कसंगत सोच विकसित होती है और भविष्य की योजना बनाने की क्षमता बढ़ती है। वही सामाजिक परिवर्तन आप देख सकते हैं कि किशोर अवस्था में बच्चे समाज में संबंध बनाना शुरू करते हैं, वे नृत्य करने की कोशिश करते हैं और दूसरों के साथ सहयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा संवेगात्मक विकास। किशोर अवस्था में संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। किशोरों में संवेगों में अस्थिरता होती है और उन्हें अपने संवेगों का नियंत्रण करना मुश्किल होती है। ये आयु जो होती है इसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस आयु में बालक चाहे बालिका के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि उन्हें एक सही मार्गदर्शन दिया जाए। तो ये मार्गदर्शन समुदाय द्वारा, माता पिता द्वारा, परिवार के द्वारा या स्कूल के द्वारा, ये सारी चीज़ों के द्वारा संपूर्ण रूप से प्रदान करना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसे तूफान की अवस्था भी कहा गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें रुचियाँ क्या क्या हो सकती है, रुचि का विकास इसमें कैसे होता है। तो किशोर अवस्था में रुचियों का विकास तेजी से होता है। किशोरों की रुचियाँ खेल, व्यायाम, संगीत, नृत्य, साहित्य, फिल्में, गाने में होती है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इससे एमसीक्यू भी हम नीचे अभी डिस्कस करेंगे। अब आप प्राथमिक स्तर जो आपके सिलेबस में दिया गया है उससे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। किसी बीमार या घायल व्यक्ति को तुरंत ही जाने वाली चिकित्सा सहायता को प्राथमिक उपचार कहते हैं। तुरंत ही जाने वाली, ठीक है। तो इसका
मकसद चोटग्रस्त व्यक्ति को जल्द से जल्द ठीक करना और स्थिति को खराब होने से रोकना है। प्राथमिक उपचार किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। जैसे आप इसके थोड़े से एग्जाम्पल देखिएगा तो कट, खरोंच, मूंछ जलने जैसी मामूली चोटों का इलाज, आँखों की चोटों का इलाज, मूंछ और जोड़ों की खिंचाव की स्थिर करना और जो होता है चॉकिंग को रोकना, अत्यधिक रक्तस्राव को रोकना, ये होते हैं प्राथमिक उपचार। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो थ्योरी है वो अभी हमने डिस्कस किया सारी। अब थ्योरी से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जितने भी यहाँ पर हो सकते हैं हम उन्हें आपको बताते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। कमेंट्स में अपना टेस्ट जरूर लगाइएगा जो हमने थ्योरी डिस्कस की। थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब सारे एमसीक्यू बनना है, तो आपको मेरे आंसर देने से पहले कमेंट्स में अपना आंसर देना है और आपको अपना टेस्ट लगाना है और ये पता करना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको सीख भी सकेंगे। ठीक, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां का नाम बताइए। बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। बताइए, आप लोग आंसर दीजिए, पहले बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथि जो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था तो कौन सी होती है, आप यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं, लार ग्रंथियाँ और अग्नाशय। ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए, जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि पाचन तंत्र के किस भाग में यकृत से पित्त आता है। बताइए किस भाग से, तो ये होता है आपका छोटी आंत। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि अमाशय की दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथियां विकास स्राव नहीं करती है। बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लार। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि भोजन का जो पाचन पशु शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, शेर, गाय, मनुष्य आदि जैसे जानवरों में इस प्रक्रिया में मुंह से शुरू होकर गुदा तक समाप्त होने वाले विभिन्न अंगों का उपयोग शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इस नलिका का सबसे लंबा भाग खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। बताइए, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है कि एक ग्रंथि का नाम बताएं जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है। बताइए, एक आपको ग्रंथि का नाम बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य स्रावी ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, पिट्यूटरी, वृषण, अंडाशय, हाइपोथैलेमस, पैलियम कौन सी ग्रंथि है। बताइए, अभी मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी बताई थी और ये भी बोली थी कि इससे एमसीक्यू बिल्कुल पूछे जाते, तो आप लोग बताइए, क्योंकि ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था थ्योरी के रूप में। बताइए कौन सी ग्रंथि है, अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उस ग्रंथि का नाम बताएं जो द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए गुदे पर कार्य करती है। बताइए, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है। देखिए, ये सारी क्वेश्चंस बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा और अपना टेस्ट जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है। बताइए कि कौन सी ग्रंथि है जो रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है, तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी, थायराइड।
ठीक है। ये जो ग्रंथि होती है ये रक्त कैल्शियम के स्तर को सामान्य रूप से बहुत कम कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि प्रजनन का है। पौधे का लैंगिक प्रजनन अंग है, बताइए जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनका जो लैंगिक प्रजनन अंग है वो कौन सा है, बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पुष्प, ठीक है। इसे थोड़ा सा समझिएगा तब आपको सही तरीके से समझ में आएगा कि देखिए यौन जनन को दो यानी माता पिता से उनके युग्मक या लिंग कोशिकाओं का उपयोग करके एक नए जीव के उत्पादन के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पौधे में भी जो मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जनन को मतलब जो मनुष्यों में जो होता है, जो मनुष्यों की जो प्रणाली होती है उसमें जो जनन प्रक्रिया होती है वो सेम उसी तरह की पौधों में होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि पौधों में भी नर और मादा यौन अंग होते हैं जो फूल के भीतर होते हैं और बीज फल के अंदर होते हैं। आप देखिएगा कि इन पौधे को एक आबद्ध बीजी या फूल वाले पौधे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपसे ये एमसीक्यू के रूप में जरूर पूछा जा सकता है कि ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, तो आवर्त बीजी पौधे कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वे यौन प्रजनन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि अधिकांश पौधे में एक ही पुष्प में दोनों नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। पुष्प के नर अंग को पुंकेसर कहा जाता है। याद रखिएगा, देखिए यहाँ से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि अधिकांश पौधे जो होते हैं उसमें नर और मादा एक ही पुष्प में दोनों प्रजनन अंग होते हैं। समझ में आ रही है? वहीं आप देख सकते हैं कि पुष्प के नर अंग को, जो नर होते हैं, ठीक है, नर अंग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। और पुष्प के जो मादा अंग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर कहते हैं। तो आपको ये बिल्कुल याद में रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से आपके एमसीक्यू बनते हैं कि पुष्प के नर अंग को क्या कहा जाता है। आपसे ऑप्शंस दिए जाएंगे तो ये आपका पुंकेसर हो जाएगा। वहीं स्त्री जो मादा अंग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो वो होता है स्त्रीकेसर। आप पुरुष पुंकेसर से पुरुष याद रखिएगा, ठीक है, जो होता है नर, और यहाँ पर आप याद रख सकते हैं स्त्रीकेसर से जो होती है स्त्री, ठीक है, मादा, ठीक। अब आप देखिएगा कि पुंकेसर परागकणों में मौजूद पौधे की नर युग्मक बनाने में मदद करता है। वहाँ आप देख सकते हैं कि स्त्रीकेसर में मादा अंडाणु पाया जाता है, वहाँ नर युग्मक को निषेचित करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि निश्चित अंडे की कोशिकाएं बीज बनने के लिए विकसित होती है। अंकुरित होने पर ये बीज नए पौधों के रूप में विकसित होने लगते हैं, ठीक है। तो आई होप्स कि आपको ये थ्योरी से आपका सारा कॉन्सेप्ट डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। बताइए कि नर जनन जो तंत्र होता है उसका भाग इसमें से क्या नहीं है। हमने यहाँ ऊपर आपको एग्जाम्पल के तौर पर जो चित्र दिखाया था, जो होता है नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र, ठीक है, तो वो दिखाया था, तो आपको उससे भी समझ में आएगा। आप उससे भी देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से क्या नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आप जो होता है वो डायग्राम होता है, डायग्राम को भी आपको याद में रखना जरूरी है। आप उसे बिल्कुल समझने का प्रयास करिएगा, ठीक। तो इसमें से होगा आपका ग्रीवा। जो ग्रीवा होता है वो मादा जनन तंत्र है, ना कि नर जनन तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि खालिस्तान एक अस्थायी अंग है जो एक स्तनधारी माँ को उसके भ्रूण से जोड़ता है। बताइए कि आप पहले क्वेश्चंस को ज़्यादा पहले समझने का प्रयास किया कीजिए कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ पर पूछा गया कि अस्थायी अंग जो स्तनधारी माँ मतलब जो गर्भ अवस्था में माता होती है, माता का जो बच्चा होता है वो किस चीज़ से जुड़ा रहता है। बताइए, आप लोग कमेंट्स कीजिए सभी लोग कि माता का जो बालक होता है वो जो गर्भ में होता है तो वो किस चीज़ से जुड़ा होता है गर्भ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पर इमेज देखिए कि जो गर्भ में जो बालक होता है, जो ये आपको दिख रहा है, ये जो नली दिख रही है एक तरीके की, तो इसे ही कहा जाता है प्लेसेंटा। इसके द्वारा क्या होता है कि जो भी माता जो
मतलब खाती है, जो भी माता सेवन करती है, जैसी भी चीज़ों का वो सेवन करती है, तो इस नली के द्वारा, ये प्लेसेंटा के द्वारा संपूर्ण रूप से बालक को पहुंचाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य में अंडाणु का निषेचन होता है। बताइए, मनुष्यों में जो अंडाणु का जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? तो ये होता है आपका फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप इसकी ये देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं कि ये है फैलोपियन ट्यूब, इसमें ही निषेचन होता है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि मनुष्यों में अंडाणु का निषेचन समानतः फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब महिला प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है जहां शुक्राणु अंडे से मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है कि नायक पूजा किस अवस्था की विशेषता है। अब हम किशोर अवस्था में कैमसी के ऊपर आए हैं, तो बताइए कि नायक पूजा किस अवस्था की विशेषता है? तो ये है किशोर अवस्था की। ठीक है, अब देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। बताइए क्या नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक क्रियाकलाप में कमी। तो ये आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि जो होता है कि किशोर अवस्था होती है उसमें सामाजिक विकास की विशेषता में सामाजिक क्रियाकलाप में यहाँ कमी नहीं होती है, बाकी यहाँ पर ये बढ़ोतरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि बाह्य संधि अवस्था का आयु विस्तार क्या है। बताइए बाह्य संधि, पहली बात तो आप ये बताइए कि बाह्य संधि अवस्था क्या होती है। जो हमने अभी यहाँ पर किशोर अवस्था के बारे में जो देखा था, किशोरा अवस्था के बारे में, तो आपका जो सिलेबस में किशोर अवस्था दिया गया है, तो किशोर अवस्था को ही एक बाह्य संधि भी नाम दिया गया है। इसे बिल्कुल याद में रखिएगा। किशोर अवस्था की जगह आपसे यहाँ बाह्य संधि या किशोर अवस्था तो खैर पूछेगा कि किशोर अवस्था का आयु विस्तार क्या है, पर यहाँ आपसे बाह्य संधि पूछ लिया है। तो बताइए, ये भी मैंने आपको बताया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 से 16 वर्ष। ठीक है, या 11 से जो आपकी यहाँ पर 16 जहाँ दिया गया है, तो यहाँ 18 वर्ष भी आपसे पूछ सकता है, तो ये 18 वर्ष की उम्र तक भी हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाह्य संधि शारीरिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चे का शरीर यौन प्रजनन के लिए समक्ष वयस्क शरीर में परिपक्व होता है। एक बच्चे से वयस्क होने की अवधि को किशोर अवस्था के रूप में जाना जाता है। किशोर अवस्था मनुष्य के जीवन काल की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। यहाँ वह अवस्था है जिसमें शरीर और मानसिक दोनों रूप से तीव्रता के साथ परिवर्तित होते हैं, जो कि हमने पहले ही देख लिया था ये सारी चीज़ें। तो अब इसके बाद आप देख सकते हैं किशोर अवस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का जनक किसे वर्णित किया गया है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी मोस्ट, ये क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो बताइए कि किशोर अवस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का जनक किसे वर्णित किया गया है। तो वो है आपके जी स्टेनली हॉल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, क्या बेहोश व्यक्ति का वायु मार्ग आपको किस प्रकार खोलना चाहिए। अब आपका ये आ गया कि जो हमने प्राथमिक उपचार जो आपके सिलेबस में है, तो बताइए किस प्रकार खोलना चाहिए। तो जबड़े पर बल देकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि खेलते समय गहरे घाव के मामले में आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा क्या होगी। बताइए, तो ये होगी आपकी कि रक्त स्राव को रोका जाए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिर पर चोट लगने से सूजन की उपचार विधि क्या है। बताइए कि सिर पर चोट लग जाती है तो उसका सही मार्ग क्या होगा, क्या इसका सही उपचार होगा। तो ये होगा आपका कि ठंडा सेक। ठीक है, मतलब कुछ ठंडी तरह की चीज़ों का उपयोग करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हृदयघात के रोगियों के प्रति मिनट कितनी बार CPR दिया जाता है। अब पहले तो बताइए कि CPR क्या होता है, समझिएगा थोड़ा कि CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसका ये होता है फुल फॉर्म। आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ चिकित्सा सहायता में आने वाले रोगों को दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा तकनीक है
CPR तब दिया जाता है जब हृदय और फेफड़े दोनों काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, बताइए कि यहाँ कितने बार दिया जाना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 बार। ठीक है, तो देखिए ये रहे आपके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ प्लस थ्योरी जो हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब हमें कर सकते हैं, ताकि संपूर्ण रूप से महिला सुपरवाइज़र के जितने भी चैप्टर्स हैं हम चैप्टर वाइज आपकी तैयारी संपूर्ण रूप से करा सकें। तो ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन पे जो आपका फर्स्ट खंड है उसकी भी हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो आप इसके लिए चैनल से जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।